नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसके त्रिपाठी। एक तरफ पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंसा और अराजकता का माहौल बरकरार है, तो दूसरी तरफ पड़ोस में भड़क रही आग की आंच अब भारत तक भी पहुंच रही है, जहां कई कांग्रेस नेताओं को बांग्लादेश में फैल रही अराजकता का आग का धुआं हिंदुस्तान में भी उठता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद का कहना है कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। भले ही ऊपर से सब सामान्य नजर आ रहा, लेकिन देश में अंदर अंदर कुछ सुलग रहा है। खुर्शीद के इस बयान पर मचा सियासी बवाल अभी थमा भी नहीं था कि मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने अपने बयान से एक नया बवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने बांग्लादेश सरकार की गलत नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि एक दिन भारत की जनता भी प्रधानमंत्री आवास में घुसकर कब्जा कर लेगी। कुल मिलाकर बांग्लादेश में फैली अराजकता का असर अब भारतीय राजनीति में भी दिखने लगा है और कांग्रेस नेताओं के बैक टू बैक विवादित बयान ने देश की सियासत में उबाल ला दिया है। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि देश में तनाव की स्थिति पैदा करने और अराजकता फैलाने के लिए कांग्रेस नेताओं की तरफ से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद पटेल ने तो ये तक कह दिया कि सज्जन वर्मा पर देशद्रोह का मुकदमा लड़ना चाहिए। ऐसे में आज चर्चा बांग्लादेश में बवाल, हिंदुस्तान में उबाल की इसी मुद्दे पर। तो बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद सेना ने मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाकर हालात ठीक करने की कोशिश की है। बावजूद इसके हिंसा और आगजनी की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। वहीं बांग्लादेश में जारी उथल पुथल और तख्ता पलट पर भारत में भी सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। शुरुआत कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जैसे हिंसक प्रदर्शन भारत में भी हो सकते हैं। हद तो तब हो गई जब मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने भी खुर्शीद के सुर में सुर मिलाते हुए यहां तक कह दिया कि एक दिन केंद्र की गलत नीतियों की वजह से भारत में भी भीड़ पीएम मोदी के आवास में घुसकर कब्जा कर लेगी। वहीं कांग्रेस नेताओं के बयान को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान छिड़ गया है, जबकि भाजपा इसे देश में अराजकता फैलाने वाला बयान करार दे रही। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। बांग्लादेश में बवाल, हिंदुस्तान में उबाल। जी हां, बांग्लादेश में राजनीतिक संकट के बीच हिंसा और तनाव का दौर जारी है। छात्रों के विरोध से शुरू हुआ आंदोलन अब हिंसक हो रहा है। इस हिंसा में अब तक 450 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश में फैल रही हिंसा और अराजकता की आग का धुआं अब भारत में भी उठता हुआ कई कांग्रेसी नेताओं को दिखने लगा है। कांग्रेस के सीनियर नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि बांग्लादेश में जो हुआ वो भारत में भी हो सकता है। भले ही ऊपर से सब कुछ सामान्य दिख रहा होगा, लेकिन अंदरूनी तौर पर कुछ सुलग रहा है। हद तो तब हो गई जब मध्य प्रदेश के दिग्गज कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने भी खुर्शीद के सुर में सुर मिलाते हुए कह दिया कि एक दिन केंद्र की गलत नीतियों की वजह से भारत में भी भीड़ पीएम मोदी के आवास में घुसकर कब्जा कर लेगी। Your Sarkar is telling me that there is a worrisome thing about what's happening in Bangladesh. What's happening in Bangladesh can happen here. याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। उधर बांग्लादेश में जारी बवाल के बीच कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बाद सज्जन वर्मा के बयान ने देश की सियासत में घी डालने का काम किया है। बीजेपी ने कांग्रेस के नेताओं के बयान को देश को भड़काने और अराजकता फैलाने वाला करार दिया है। इतना ही नहीं, बीजेपी के कद्दावर नेता और मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद पटेल का कहना है कि प्रदेश को तोड़ने वाला बयान देने वाले कांग्रेस नेताओं के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। वो तुलना पूरी तरह से, जितना मैं कानून की समझ रखता हूँ, देशद्रोह की सीमा में आता है, परिधि में आता है। इसलिए सज्जन सिंह वर्मा के खिलाफ
निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। कुल मिलाकर बांग्लादेश में जारी उथल पुथल और हिंसा को लेकर भारत में भी बयानबाजी का दौर तेज हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं के बयान को लेकर एक बार फिर से सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान राजीव चक्रवर्ती जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता रायपुर से हैं, ब्रजभूषण नाथ जी कांग्रेस प्रवक्ता नेता भोपाल से हैं, शैलेश सिंह जी रिटायर्ड कर्नल हैं, दिल्ली से ही हैं, तनुज दीक्षित जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे दिल्ली से ही हैं, अजय गोकुल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भोपाल से ही हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। शैलेश सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? शैलेश सिंह जी, आपकी नहीं जी, शैलेश सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे आपकी आवाज आ रही है, लेकिन मेरी आवाज वापस मेरे पास नहीं, अब ठीक हो गई है शायद, सुनाई दे रही है। जी चलिए, पहले हम आपके पास ही आने वाले थे कि आखिर बांग्लादेश में ऐसे हालात क्यों। चलिए शैलेश सिंह जी, आखिर बांग्लादेश में इस तरह के हालात पैदा क्यों हुए? आप विशेषज्ञ हैं और यहां की राजनीतिक बयानबाजी से अलग उस पर हम आपसे बात नहीं करेंगे, लेकिन बांग्लादेश में ऐसे हालात पैदा क्यों हुए कि लंका के बाद बांग्लादेश में इस तरह की स्थिति हो गई और वहां कानून व्यवस्था नाम की नहीं रह गई। 459 लोग मारे जा चुके हैं। 2 दिन में हसीना जी के प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने और भारत आने तक उसके बाद भी करीब 250 लोग मारे जा चुके हैं। ये स्थिति आखिर पैदा क्यों हुई? सेना की कहीं चूक थी कि प्रधानमंत्री जी की सोच में चूक थी वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री की? जय हिंद, नमस्कार जी। आपके सवालों का मैं एक के बाद एक जवाब देता हूं। पहली बात कि वहां ये सिचुएशन क्यों हुई। जी, पहली बात, सरकार ने जो भी डिसीजन लेने चाहिए थे टाइम पर, शायद उसमें कहीं चूक कर दी। जी, दूसरी बात, जो उन्होंने काफी देर बाद रियलाइज किया, हसीना जी का स्टेटमेंट है कि हम इसमें पाकिस्तान और आईएसआई का हाथ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये तकरीबन उन्होंने 20 दिन पहले बोला था। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि शायद वो कंट्री इस बात को रियलाइज करने में चूक गया कि ये आरक्षण का आंदोलन था ही नहीं। जी, आरक्षण जो है वो पिछले 10 साल से चल रहा था। जी, 2018 में तो खत्म कर दिया गया था। जी, अभी भी जो डिस्प्यूट आया वो था कोर्ट ने जब 5% डाला, उस पर भी रोक लग गई। जी, तो फिर आरक्षण आंदोलन बचा कहां से? जी, मुझे लगता है कि बांग्लादेश को और इवन इंटेलिजेंस फ्रॉम इंडिया जी, पता कर उन्हें गाइड कर सकती थी कि आपके खिलाफ कोई और काम कर रहा है, जी, निशाना कहीं और है, और वो निशाना था आप हसीना को हटाना और इंडिया बांग्लादेश के बीच में रिफ्ट लाना। जी, और अगर इसका मैं आपको प्रूफ दूं, क्योंकि आपके साथ बैठे कई लोग शायद मेरे से प्रूफ मांग लें, जी, इस पूरी घटनाक्रम से किसका फायदा है मैं आपको गिनाता हूं। आईएसआई और पाकिस्तान का फायदा ये है कि वो बदला चाहते थे बांग्लादेश से कि बांग्लादेश इंप्रूव कर गया, हम नहीं कर पाए। जी, वो चाहता था कि बांग्लादेश की भारत से नजदीकियां और उन्नति उन्हें पच नहीं रही थी। जी, वो एक तरीके का बदला ले रहे थे कि यस, इंडिया उनको क्यों सपोर्ट कर रहा है। और साथ ही साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि इस पूरे के पूरे आंदोलन में जब शुरू हुआ तो हिंदू पर अटैक का तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए। और अगर उनको सरकार गिरानी थी हसीना की तो वो तो गिर गई और वो चली गई, तो ये बंद होना चाहिए था। जी, दूसरा फायदा आता है चीन का। जी, चीन में हसीना जी गई थी और बीच में मीटिंग छोड़कर आ गई क्योंकि वो ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो पाया। जी, तीसरा जो वेस्टेड इंटरेस्ट आता है वो आता है यूएसए का, जिसने सेंट मार्टिन आइलैंड में नेवल बेस मांगा था, जो इन्होंने मना कर दिया। जी,
और इसमें एक और प्लेयर जो आ गया वो है बांग्लादेश आर्मी, जो सिर्फ मूक दर्शक बनकर सिर्फ इन कार्रवाइयों को होते देखती रही, होने दिया। अदरवाइज आप बता दीजिए, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के ऊपर पब्लिक चढ़कर सैर कर रही है और उसको चलाने वाला फौजी उसे चला रहा है, कोई रोक टोक नहीं हो रही। जी, आपके सामने है तथ्य, कृपया कर आप लोग इवेलुएट कर लीजिए कि ये क्यों हुआ। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इसमें कहीं न कहीं निश्चित तौर पे फिर तो तकनीकी तौर पे कहिए, मानसिक तौर पे कहिए, भारत की भी यहां कहीं न कहीं हार है। देखिए, मैं भारत की हार को अलग से डिस्कस कर सकता हूं, जी, क्योंकि भारत हमेशा से कहता आया है कि इंटरनल मैटर इंटरनली डील करने चाहिए। जी, और ये हमारी स्टेटमेंट ऑफिशियल भी थी कि जो भी कुछ इस समय बांग्लादेश में हो रहा है 2 महीने से, ये उनका इंटरनल मामला है। जी, और हम जैसी पॉलिसी हम चाहते हैं, हम दूसरी कंट्रीज के इंटरनल मामलों में इंटरफेयर नहीं करते हैं। जी, तो सीधी बात है, इसलिए हमने इंटरफेयर नहीं किया। चलिए, लेकिन एक तरह से चाइना हो, पाकिस्तान हो, अगर इनको कहीं न कहीं से फायदा मिल रहा है और बांग्लादेश में जो इस तरह से डिस्प्यूट पैदा हुआ है, उससे तो हमें नुकसान होगा कहीं न कहीं। 100% नुकसान होगा, जी, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे एक तरफ जितने भी नेबर्स हैं, अगर वो डिस्टेबलाइज होते हैं तो हमारे लिए फिक्र की बात है। जी, हमारा जो ट्रेड चल रहा है उसको अफेक्ट करेगा। जी, हमारे जो बॉर्डर्स हैं, 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है बांग्लादेश पर, उस पर फौज लगानी पड़ेगी, इकोनॉमिक बर्डन आएगा। कल 1.5 लाख हिंदूज जिनको के ऊपर अटैक हो रहा है, अगर वो पलायन करते हैं तो इनको कौन पालेगा? इनसे रिलेटेड कौन इकोनॉमिक ब्रेकडाउन देखेगा? और अगर 1.5 लाख हिंदू का सवाल हो, शायद मैं दिल खोल भी लूं, बट इनके साथ जो बाकी मुस्लिम आएंगे, आप उनका क्या करेंगे? रोहिंग्या को वापस भेजना तो दूर की बात, अब तो प्रॉब्लम ये भी आ सकती है कि यस, हमारे, क्योंकि बांग्लादेश के बॉर्डर की तरफ से उनकी चौकियों से उनकी फौज हट गई है, कहीं भी कुछ हो सकता है। और उसको रोकने के लिए आज की तारीख में हमारी जो डिप्लॉयमेंट कम से कम 10 गुना बढ़ानी पड़ी है। जी, तो यस, हमारे को अफेक्ट करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। हम आपके पास फिर आएंगे और फिर जानेंगे आखिर हालात ये कब तक ऐसे सुधरेंगे, कब तक बने रहेंगे, क्या फिर से 1971 की पहले वाली स्थिति आ जाएगी, और जो हिंदू जैसे 1 करोड़ 35 लाख हिंदू हैं, वो अगर यहां आते हैं तो निश्चित तौर पे बर्डन पड़ेगा। लेकिन ऐसा सुना है कि जो बंगाल के आसपास के जो कट्टर मुस्लिम हैं, वो वापस बांग्लादेश जाने की बात कर रहे हैं या जा रहे हैं। उन सब मुद्दों पे हम आपके पास फिर से आएंगे और बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस नेता बृजभूषण नाथ जी हैं। बृजभूषण जी, जहां इस तरह की अब देश की बात आती है, वहां इस तरह से राजनीतिक बयान, आप कांग्रेस पार्टी से निश्चित तौर पे ताल्लुक रखते हैं, ऐसे में सलमान खुर्शीद का बयान हो या आपके सज्जन सिंह वर्मा के आप बहुत नजदीक रहे हैं, उनका बयान हो, ये देश की राजनीति अलग बात है, देश की सुरक्षा पे सवाल उठा रहे हैं कहीं न कहीं। त्रिपाठी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे हिंदुस्तान में और देश में लगातार इस प्रकार की संभावना बढ़ती जा रही है। शैलेंद्र सिंह साहब भी इस बात से सहमत होंगे कि जब भी कोई आंदोलन और अपनी शैलेंद्र सिंह जी को मत सहमत कराइए। नहीं, आप सहमत कराइए। कहना चाह रहा हूं जी बैठे हैं हमारे साथ, जो भी तनुजीत दीक्षित जी हैं, अजय बोकी, शैलेंद्र सिंह जी तटस्थ हैं और सुरक्षा के मामले में बोल रहे हैं। जी, इस भारत देश में जी 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी पे पूरे देश की जनता ने विश्वास किया इस बात पे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 15 लाख रुपए हर एक नागरिक को देंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री हमारे देश का और हमारे देश का वित्त मंत्री और केंद्रीय दूसरे अन्य मंत्री इस प्रकार की बातें करेंगे कि जब किसान आंदोलन भी हुआ, आपने देखा हुआ किसान आंदोलन में कि लोहे की कीलें लगा दी गई और किसान आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने और कृषि मंत्री तक ने उनको खालिस्तानी और आतंकवादी तक यहां तक बता दिया और 750 किसान मर गए और उनकी शहादत पे कोई बोलने वाला नहीं। इस प्रकार के धीरे, और उसका परिणाम यह हुआ कि जब इस बार का जो चुनाव हुआ, उस बार के चुनाव में वहां की आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नागरिकों को घुसने नहीं दिया। उन्होंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति होगा तो इस गांव में प्रवेश नहीं करेगा। जिस प्रकार से आपने हमें दिल्ली नहीं जाने दिया था,
उसी प्रकार से हम अपने लोकसभा क्षेत्र में और अपने गांव के तहसील के क्षेत्र में आपको घुसने नहीं देंगे। धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। जिस प्रकार से नहीं दिया तो जबरदस्ती 3 दर्जन सीटें जीत गई उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कितनी जीत गई? जितनी उनने संभावना करी थी, संभावना से नहीं है, 405 जब घुसने नहीं दिया तो जितनी भी सीटें जीती वो कैसे जीत गई? मैं पंजाब के और हरियाणा की बात कर रहा हूं त्रिपाठी जी कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में जहां जिस प्रकार की प्रधानमंत्री जी को भाषा का और जिस प्रकार प्रधानमंत्री की मतलब ये होता है कि पूरे वर्ल्ड के पूरे अन्य देश भी उस बात पे विश्वास करते कि एक देश के सर्वोच्च नागरिक प्रधानमंत्री ने एक बात बोली है जिसकी जनता भी विश्वास कर रही है और हम भी विश्वास करेंगे। यहां पे जो बात बोली जाती है लगातार 2014 के बाद देखते जाइए आप कि प्रधानमंत्री जो बोलते हैं आज की तारीख में सोशल मीडिया हो, आम जनता हो, आम नागरिक हो, बेरोजगार हो, शिक्षित व्यक्ति हो, वो उस बात पे विश्वास नहीं कर रहा है। चाहे आप 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे हो, चाहे आप उन 15 लाख की देने की बात कर रहे हो, चाहे आप घर घर विकास की बात कर रहे हो, इस प्रकार की बातों से आज की जनता परहेज कर रही है। और उसका परिणाम ये हुआ कि जब आप कह रहे थे इस 2024 के चुनाव में कि हम 400 पार लाएंगे, आप इस बार खुद अपने 272 सीट भी लेकर नहीं आ पाए। और उसका परिणाम ये हो रहा है कि आज आप लोकसभा में आप जवाब नहीं दे पा रहे विपक्ष की बात का। लगातार अगर इस प्रकार की असमानता फैलती रही, त्रिपाठी जी में बड़ा स्पष्टता से कि इस देश के संविधान में, लोकतंत्र में सबको समान रूप से अधिकार दिए गए रहने का, अगर उस बात पे भी कहा जाएगा कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये दलित है, ये आदिवासी है, तो उनके समाज में और उन जनता के जो भावनाएं हैं उसमें जो ठेस पहुंचती है उसका दुष्परिणाम तो सामने आएगा ही आएगा। और उस परिणाम को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी तो कोई प्रयास कर नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी लगातार आग में घी डालने का काम करती जा रही है और जो परिणाम लगातार आपको देखने मिल रहा है हो रहा कि जगह जगह लोग अराजकता का माहौल बना रहे हैं, लड़ाई हो रही है, दंगे होने लगे। आपको एक और प्रकरण बताता हूं। आप जाति जनगणना की बात तो आप कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि दलित, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाति गणना की आप बात कर रहे हो। अगर जाति जनगणना की बात कर रहे हैं तो हिंदू मुसलमान की और देश के प्रधानमंत्री की सोनिया गांधी जो बहू है यहाँ पे हिंदू संस्कार के तहत रिवाज से यहाँ पे रही आके उसको किस प्रकार की भाषा का उपयोग भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, क्या वो देश की आम जनता या विदेश के लोग वो देख नहीं रहे क्या? सबसे बड़ी बात, विचित्र बात तो ये है त्रिपाठी जी, जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, भारत के जो टैक्स पेयर लोग हैं सबसे ज्यादा 2023 और 24 में भारत छोड़ के पलायन करके हमेशा के लिए भारत छोड़ के जा रहे हैं। यह विषय सबसे ज्यादा विषय है कि टैक्स पेयर वही आदमी है, 7-8 करोड़ लोग इस भारत में टैक्स देते हैं। और टैक्स देने वालों में से अगर प्रतिदिन 628 लोग भारत छोड़ के भारत का पासपोर्ट छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब भारत में वो टैक्स पेयर अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है और वो यहां पे भारत में रहना नहीं चाह रहा। वो कहां जा रहा है? वो दुबई जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, रशिया जा रहा है और फ्रांस जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है। पूरे परिवार को लेकर पलायन करके अपनी संपत्ति को बेचकर वो लगातार ये आंकड़े लगातार लोकसभा में है। और ये कोई वो आंकड़े इसके पहले 2013 से लेकर 14 से 19 तक केवल 330 लोग पलायन करते थे। आज ये आंकड़ा डबल हो गया है। जबकि यहां पे बाहर के विदेश के लोगों को आके अपना बिजनेस करना चाहिए, रोजगार देना चाहिए। भारत में जो लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, इस कारण प्रधानमंत्री के घर में घुस जाएंगे। प्रधानमंत्री के घर में क्यों घुसेगी? प्रधानमंत्री के अलावा और भी रास्ते हैं ना उनके पास जी। आंदोलन जब करते हैं तो जो आंदोलन करता है बच्चा छात्र आंदोलन, उसको जेल में डाल देते हैं, उसमें उतनी भारत में एफआईआर ठोक देते हैं कि वो भविष्य में रोजगार मांगने लायक ही नहीं बचता है। तो इस प्रकार के कानून का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद किया है। एक और आंकड़ा देता हूं मैं आपको। चलिए, एक मिनट और लूंगा आपका जी। धारा 370 हटने के बाद जी इतिहास गवाह है सबसे ज्यादा एलईडी ब्लास्ट और बम ब्लास्ट भारतीय जनता पार्टी के शासन में और 370 हटने पर 3 साल के अंदर हुआ है। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है, जिसको सभी देश के नागरिकों को मालूम पड़ना चाहिए कि 370 हटने के बाद कम ब्लास्ट हो रहे थे, अब ज्यादा ब्लास्ट। आपके नेता राहुल गांधी या बड़े नेता तो ये नहीं कह रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं?
अब सुन तो लीजिए, आपके नेता तो ये नहीं कह रहे कि हम अगर हमारी सरकार आई तो हम धारा 370 वापस लाएंगे, तो कभी नहीं कहा। आप धारा 370 की बात कर रहे हैं। मैं 370 हटने के बाद की बात कर रहा हूं, जो कह रहे थे कि हमारे भारत का एक नहीं हटाना चाहिए ना, प्लाट ले लेगा। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, भारत का एक नागरिक कश्मीर में प्लाट ले सकता है, अपना रोजगार स्थापित कर सकता है, वहां पे सुरक्षा है, आराम से आजादी है, कोई भी आदमी कहीं भी जा सकता है। उसके बाद सबसे ज्यादा बम ब्लास्ट, एलईडी ब्लास्ट होना, ये केंद्र सरकार की नाकामी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये धीरे धीरे जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसको रोकने का काम रक्षा विभाग का है। आपने निर्मला सीतारमण ने रक्षा बजट कम कर दिया, शिक्षा का बजट कम कर दिया। और चलिए आप धारा प्रवाह एक ही उसमें बोल रहे हैं, लेकिन सवाल इसका है कि धारा 370 के पक्ष वापस लाने के पक्ष में है क्या कांग्रेस? जरा थोड़ा अपनी पार्टी के बड़े नेताओं से पूछिएगा और उनसे स्टेटमेंट जरूर दिलवाइएगा कि धारा 370 वापस लाने के पक्ष में है कांग्रेस। हमारे साथ चक्रवर्ती जी हैं। चक्रवर्ती जी, मेरी आवाज आ रही? राजीव जी, मेरी आवाज आ रही? कुछ तो बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है आपकी? जी जी, चलिए, बहुत सारी बातें आई हैं, बहुत सारे यहाँ मंत्री आवाज आ रही है? हाँ, आ रही। प्रहलाद पटेल जी ने कहा कि देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए सज्जन सिंह वर्मा पे। आ रही है? हाँ, अब मेरी आ रही है आपको? देखिए, बहुत दुखद है त्रिपाठी जी, पूरे मामले को मैं देख रहा था। अभी तो मैंने सवाल ही नहीं किया। बनर्जी हमारी विरोधी है, लेकिन उन्होंने कहा कि संयम से काम लेना चाहिए, कोई भी। जी चलिए, ये इस तरह कह रहे हैं। हालांकि ब्रिजभूषण जी साफ तौर पे नहीं कहा, उन्होंने कहा है सीधे कि जिस तरह यहाँ पे दुरुपयोग कानून का हो रहा है, जहां लगातार चुनाव में ईडी और सीबीआई की बात करते रहे, केजरीवाल जी की बात करते रहे, हेमंत सोरेन की बात करते रहे, अन्य नेताओं की बात करते रहे, ये कहते रहे कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट यानी दूसरी पार्टी का जो नेता है उसके यहाँ सीबीआई और ईडी का छापा पड़ता है, लेकिन भाजपा के नेताओं पे नहीं पड़ता है। इस तरह की बातें करके ये लोग ये कह रहे हैं कि यहां भी बांग्लादेश जैसा हालात हो जाएगा। ये खासकर सलमान खुर्शीद और सज्जन सिंह वर्मा ने कहा। बहुत शर्मनाक बयान है त्रिपाठी साहब जी। वो सीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सूडान की तुलना अगर भारत से करते हैं, ईरान से करते हैं, तो इससे शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। ये पता चलता है कि गांधी परिवार के नुमाइंदे केवल भारत में चाहते हैं कि केवल गांधी परिवार ही रहे और दूसरी कोई भी पार्टी की व्यवस्था रहे, तो उसकी तुलना वो इस प्रकार से करते हैं। बहुत दुखद और शर्मनाक है। वो बांग्लादेश जिसकी भूमिका थी, इंदिरा जी ने एयरलिफ्ट करके शेख हसीना जी को लाया था। आज कांग्रेस के जितने भी लोग हैं, तमाम पत्रकार, बुद्धिजीवी, वो कहते हैं कि वो अब तक ठीक थी मैडम शेख हसीना, लेकिन चूंकि उनका निर्वासन हो गया तो वो डिक्टेटर थी, तो सुर बदल गए हैं। तो ये दिखलाता है कि कांग्रेस पार्टी कितनी विचलित है, कितनी मानसिक रूप से हारी हुई है, कितनी विवेक शून्य हो गई है कि एक देश की तुलना दूसरे देश के साथ कर रही है। बांग्लादेश में आईएसआई की सरपरस्ती, बांग्लादेश में सीआईए की सरपरस्ती शुरू से दिखलाई देगी, जिसे कर्नल साहब ने बहुत शानदार तरीके से कहा कि उनके हित थे कि वहां पर अगर बांध नहीं बना पा रहा चीन तो उसको बहुत नाराजगी थी। अगर अमेरिका वहां पर अपने काम नहीं कर पा रहा है, अगर आईएसआई वहां पर अपने एजेंडे पर कामयाब नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने अपने टूल किट के माध्यम से, अपने हथियार के माध्यम से अपने लोगों को भेजा। और वहां तो वो समझते हैं कि क्या भारत में भी ऐसे आईएसआई के एजेंट हैं जो देश विरोधी काम करते हैं। यानी एक प्रकार से आप आईएसआई को मजबूत कर रहे हैं। यानी देश में अगर किसी की शासन है तो आप कहते हैं कि हमारी भी स्थिति है। तो ये एक बहुत विचारणीय प्रश्न है कि राहुल गांधी जी जिस प्रकार से दूसरे देशों में जाकर भारत की निंदा करते थे, भारत के खिलाफ कहते थे, आज उनके लोग सज्जन सिंह वर्मा जी हो या सलमान खुर्शीद साहब हो, बांग्लादेश की तुलना भारत से कर रहे हैं। भारत में भी संसद में लोग घुस जाएंगे, प्रधानमंत्री के घर में घुस जाएंगे। कितनी अमर्यादित भाषा है। यानी आपका शासन नहीं है तो आप किसी दूसरे देश की तुलना यहां से करेंगे और वो खुश हो रहे हैं। सबसे दुख की बात देखिए, वहां पर अत्याचार हो रहा है, वहां पे मारा जा रहा है हिंदुओं को, सरकारी संपत्ति को लूटा जा रहा है, एम्बुलेंस तोड़ा जा रहा है। तो कांग्रेस के लोग कहीं ना कहीं से बहुत खुश है। तो वो ये देखते हैं कि भारत में भी ऐसा होना चाहिए। वो ये स्वप्न उनका है कांग्रेस पार्टी का। तो इससे दुख की बात कोई नहीं हो सकती। पहली बात तो बांग्लादेश में ऐसा नहीं होना चाहिए था। शेख हसीना भारत समर्थित
प्रधानमंत्री है, भारत में उन्होंने रहकर अपनी पढ़ाई की है, उनके पति भी यहाँ न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, तो उनका पतन हो रहा तो हमारा एक जो मॉरल इंपैक्ट होता है कि हमको हमारे लिए बहुत अच्छी थी कि शेख हसीना की सरकार थी। अब चूंकि शेख हसीना भारत सरपरस्त रही है तो कांग्रेस पार्टी को दुख हो रहा है। दूसरी जो खुशी हो रही है कि ऐसा भारत में भी हो, लेकिन आपका सपना रह जाएगा। भारत में कोई ISI का एजेंट, भारत में कोई CIA का एजेंट यहां सर उठा नहीं सकता। जिस प्रकार से खुशी मना रहे थे भूषण जी कि यहाँ पर आंदोलन में था, ये भारत आंदोलनों का देश है। आपने आपातकाल लगाया, हमने उससे चुनाव में लड़कर हम जीत कर आ गए, फिर आपकी सरकार थी, हम फिर चुनाव में विपक्ष में आ गए, फिर आपकी सरकार है। आप उसकी तुलना दूसरे अराजक तत्वों के साथ करते हैं, तो ये बहुत निंदनीय, बहुत दुखद है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अब लोकतंत्र में भरोसा नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि ISI के लोग आ जाए और यहाँ पर भारत में अराजकता फैलाए, और वो स्वागत करेंगे। जी चलो तनुज जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी नमस्कार त्रिपाठी जी। जी नमस्कार तनुज जी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, खैर ये बयानबाजी होना अलग बात है, और हमारे कर्नल साहब ने बता ही दिया है कि वहां की हालात अलग है, यहाँ के हालात अलग है। लेकिन ये जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता चल पड़ी है, बयानबाजी की जो प्रतिद्वंदिता चल पड़ी है, इसका असर क्या आगे भविष्य की राजनीति में क्या पड़ेगा? हालांकि बहुत गिनती के कुछ लोगों ने, इसके पहले सर्वदलीय बैठक भी हुई है वहां, वो उस बात को लेकर हुई जिसमें राहुल गांधी खुद सर्वदलीय बैठक में शामिल थे। इस बात को लेकर बैठक हुई कि जो हमारे वहां छात्र फंसे हुए हैं, 8,000 छात्रों को लाया जा चुका है, 12,000 छात्र अभी वहां हैं, तो उस मुद्दे पे राहुल जी का तो कोई बयान नहीं आया। लेकिन सलमान खुर्शीद जी का, यहाँ पे सज्जन सिंह वर्मा का, अगर 1-2 बयान आए, आगे भी बयान आए, इसके राजनीतिक मायने क्या निकाले जाए और इसका नफा नुकसान क्या होगा कांग्रेस को या फायदा? देखिए, सबसे पहले बांग्लादेश की जो पूर्ण आबादी है वो एक 17 करोड़ की आबादी वाली एक देश है जी। और हमारे यहाँ तुम 2 राज्य मिला लेते हैं तो लगभग इतना हमारे यहाँ पर आबादी हो जाती है। हम लोग 1.25 अरब के पार आबादी वाला एक देश है जी। तो एक भारत का जो राजनीतिक और भौतिक जो स्तर है वो बांग्लादेश से उसकी तुलना करना सरासर गलत है। और भारत उस योग्य है आज की वो दुनिया की एक अलग शक्ति के रूप में पहचान रखता है और वो इस स्तर की राजनीति को और इस तरीके से उसको दबाया नहीं जा सकता जी। हम बात अगर भारत की करें तो ये सबसे पहले राजनीतिक स्तर की बात हुई। वहीं बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो जो हम देख रहे हैं चैनलों पे, कहीं लूट मची हुई है बांग्लादेश के अंदर, कहीं क्या हो रहा है, ये तो सिर्फ एक दिखावे की चीज है। आंतरिक दर्द कितना है वहां पर, आंतरिक स्थितियां कितनी खराब है, वीडियोस जो आ रहे हैं उसके जो नहीं आ पा रहे हैं वो और ज्यादा दयनीय स्थिति है। काफी सारे हिंदू और हिंदू परिवार है, हिंदुओं का संरक्षण की चिंता है बांग्लादेश के अंदर, जो कि 8% आबादी का 8% लगभग वहां पर मौजूद है। अब बात यहाँ पर एक आती है कि शरणार्थी माइग्रेंट्स क्या बांग्लादेश से भारत में आएंगे तो देखिए यूएन का इंटरफेरेंस होगा, उनको कितनी सहजता से यहाँ पर स्वीकृत किया जाएगा और उनके लिए क्या विशेष लाभ होगा, एक वो भी चर्चा है। वहीं अगर हम राजनीतिक स्तर पे फिर से हम आए और हम बात करते हैं तो 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, माइग्रेंट्स क्या बांग्लादेश से भारत में आएंगे तो देखिए यूएन का इंटरफेरेंस होगा, उनको कितनी सहजता से यहाँ पर स्वीकृत किया जाएगा और उनके लिए क्या विशेष लाभ होगा, एक वो भी चर्चा है। वहीं अगर हम राजनीतिक स्तर पे फिर से हम आए और हम बात करते हैं तो 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना तो वो भी लोगों की लिबर्टी के लिए, जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस जो कि वहां के पूर्व ग्रामीण बैंक के मैनेजर हैं बांग्लादेश के, उनका एक बयान आया कि भारत जो है सिर्फ व्यक्ति विशेष से संबंध रखता है, यानी उनका तात्पर्य शेख हसीना की भारत आने से था। तो वहीं ऐसे ही भारत की एक राजनीतिक ओवैसी जो कि एक पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उनका भी एक बयान है कि मोदी जो भी फैसला ले, सरकार जो भी फैसला ले, वो वहां के लोगों की सोच रख करके ले, ना कि पर्सन के किसी व्यक्ति विशेष के रूप में। तो इन दोनों का देखिए बातों का एक ही खंडन के साथ मैं प्रस्तुत करता हूं कि आज जो है जब 1971 में इंदिरा गांधी जी तत्कालीन पूर्व प्रधानमंत्री भारत की, उन्होंने जब बांग्लादेश को अलग कराया तो वहां की लिबर्टी देने के लिए लोगों के लिए सोच के साथ अलग करा था, ना कि उसे व्यक्ति विशेष के लिए। और चाहे फिर बेगम खलीदा जिया हो, चाहे शेख हसीना हो, चाहे मुजीबुर रहमान हो, कोई भी भारत के समय समय पर सभी से जो संबंध रहे हैं
वो व्यक्ति विशेष ना होते हुए पूरे बांग्लादेश के हित में ही रहे हैं। शुरू से नेबर कंट्री होने के साथ में पूर्ण रूप से राजनीतिक, चाहे मनमोहन जी की सरकार हो, चाहे अटल जी की सरकार हो, चाहे मोदी जी की सरकार है, चाहे इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, हर समय बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और उनसे बांग्लादेश के संबंध ऐसे ही रहे हैं। हालांकि राजनीतिक, भौगोलिक काफी सारे वैचारिक मतभेद बांग्लादेश के बंटवारे के समय से बने रहे, लेकिन उसके बावजूद भी स्तर काफी दूसरा रहा। आज भारत की ये स्थिति थी कि जब शेख हसीना यकायक दिल्ली लैंड करी, एयरपोर्ट से विमान उनका आया, तो 24 घंटे लगे भारत के विदेश मंत्री को जवाब देने में, क्योंकि ये स्थिति के लिए भारत बिल्कुल तैयार नहीं था। ऐसी स्थितियों के लिए राजनीतिक स्तर पर कोई तैयारी नहीं थी। और अभी भी देखिए आगे क्या होगा, इसका राजनीति पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन सी पार्टियों पे क्या होगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जो बांग्लादेश का कंपैरिजन कर रही है कांग्रेस के नेता जो कर रहे हैं, वो सरासर गलत है और मुझे लगता है वैसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है। वरिष्ठ पत्रकार वकील जी है। वकील जी, मैं आपसे भी वही पूछता हूँ, इसका असर, ठीक है, सलमान खुर्शीद जी का जो बयान हो, मध्य प्रदेश की राजनीति में उसका असर तो मुझे लगता है कहीं न कहीं पड़ेगा, क्योंकि सज्जन सिंह वर्मा के समर्थन में कांग्रेस के ही नेताओं के बहुत कुछ ऐसे बयान आए नहीं कि उनके समर्थन में आए, जबकि विरोध में बहुत सारे आ गए, देशद्रोह की मुकदमा लगाने तक की बात आ गई। देखिए, पहली बात तो है कि सज्जन सिंह वर्मा जो बयान देते रहे हैं विवादास्पद, वो आज से नहीं पहले से देते रहे हैं जी। आज से 6 महीने पहले तो बीजेपी में जाने वाले थे वो जी, और लगभग तैयारी हो चुकी थी, हमको पता है जी। और हालांकि बाद में फिर वो मामला अटक गया और नहीं गए, और आज वो मोदी की आलोचना कर रहे हैं, तब उनको मोदी बहुत अच्छे लगने लगे थे जी। तो ये तो उनके बयानों का कोई खास मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि ये कोई किसी प्रदेश का या आंतरिक मामला नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला है। दूसरी बात, ये भारत की विदेश नीति से जुड़ा हुआ मामला है, जिसके अंदर इसको इतना लाइटली नहीं लिया जा सकता जी। जैसे तनु जी ने कहा कि भारत और बांग्लादेश की परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर है जी। बांग्लादेश बेसिकली होमोजीनियस सोसाइटी है, जहां पे मुस्लिम आबादी बहुसंख्या के लगभग 90% से ज्यादा हम लोग हैं, और वहां उनका काम करने का तरीका अलग है, आकार में हमसे बहुत छोटे हैं। और हमारे प्रदेश में आज यूपी की आबादी 22 करोड़ है और उनकी आबादी 17-18 करोड़ है, तो बहुत अंतर है इस चीज का। भारत एक बहुत विशाल विविधतापूर्ण देश है, और यहाँ पर एक इस तरह की क्रांति करना या इस तरह का दत्ता पलट कर देना असंभव है ये जी। अब पहली बात, अगर जो कांग्रेस बार बार चेता रही कि भारत में भी ये हो सकता है, मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। शेख मुजीबुर रहमान, जिनको राष्ट्रपिता माना जाता है बांग्लादेश का, उनकी हत्या 15 अगस्त 1975 को हुई जी। उसके 9 साल बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा जी की हत्या हो गई। क्या कांग्रेस ने कोई सबक लिया? क्या किसी ने कहा कि भारत में भी ऐसा हो सकता है, जबकि हुआ? तो सवाल ये है कि क्या हम अगर किसी चीज को कहां अप्लाई करना चाहते हैं, दोनों की परिस्थितियां अलग अलग थी, वहां की परिस्थितियां अलग थी, यहाँ की परिस्थितियां अलग थी। तो ये केवल बयानबाजी करना है और कोई एक नैरेटिव सेट करना। वैसे आजकल एक बात ये जरूर है कि हर चीज में एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया जाता है, और उसको छोड़िए, आप अभी जो विनेश फोगाट वाला मामला हुआ उसमें नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है जी। तो ये आप करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये इसको इतनी लाइटली नहीं लिया जा सकता, बहुत गंभीर मामला है। हमारी गलती इसके अंदर मुझे ये लग रही है कि हम भी इसके लिए तैयार नहीं थे, हमारा इंटेलिजेंस तो कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ाया है। और ये वहां अगर उनको हमने शेख हसीना को हमारे इंटेलिजेंस चेताया नहीं चेताया था, ये भी क्लियर नहीं है। अगर और हम इसके जैसे उन्होंने कहा कि हम तैयार नहीं थे, तो बात बिल्कुल सही है। तो सवाल है कि हम पर जो असर पड़ना है उससे बहुत ज्यादा असर पड़ना नहीं है बांग्लादेश की घटना का, लेकिन हाँ, ये इससे हमारी खामी जरूर उजागर हो गई है कि कहीं ना कहीं हम तैयार नहीं थे इसके लिए। अगर शेख हसीना के हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, वो भारत परस्त थी, तो भारत को उनको पहले से चेताना चाहिए था। ये बात जरूर है कि उन्होंने जो किसी के दबाव में नहीं आई, वो अलग बात है, लेकिन ये है कि आंतरिक स्तर पर भी उन्होंने जिस तरह राजनीति की है या जिस तरह अपने विरोधी स्तर को दबाया, वो सही नहीं था, और उसका जो है आक्रोश इस रूप में परिणत हुआ। ये बात जरूर सीखने की है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि जो बांग्लादेश में हुआ भारत में हो सकता है, दोनों की कोई तुलना नहीं हो सकती। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारे हैं ब्रिजभूषण जी आपके पास और चक्रवर्ती जी आपके पास, बहुत जरूरी है हमारे दर्शक शैलेंद्र सिंह जी की उपस्थिति का भरपूर उपयोग करें। शैलेंद्र सिंह जी, अब क्या ये माना जाए कि बांग्लादेश फिर से कट्टरपंथियों के हाथ में चला जाएगा? हालांकि खालिदा जिया से भी बहुत खराब संबंध नहीं थे भारत के, खालिदा जिया भी प्रधानमंत्री थी तो अच्छे संबंध थे, लेकिन क्या ये माना जाए चला जाएगा? और जिस तरह से कहा जा रहा है कि वहां 27 जिलों में, मतलब कुल मिला के 64 जिले हैं बांग्लादेश में, उससे 27 जिलों में हिंदू काफी संख्या में है, तो क्या वो सुरक्षित रहेंगे? और अगर उनपे इस तरह के हमले होते हैं तो क्या भारत उसमें इंटरफेयर कर सकता है कि हमारे जो
वहां के हिंदू हैं उनको किस तरह से बचाया जाए, उनको हम शरणार्थी यहाँ किस तरह से बनाए, आदि आदि कई तरह की बातें हैं। आगे आने वाले भविष्य में होगा क्या? अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं जरा 10 से 15 सेकंड लगाऊंगा। जो कुछ मैंने सुना है अब तक आपके डिबेट में, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, मुझे भी काफी कुछ चुपता है। अगर 15 लाख रुपए नहीं मिले, अगर किसानों को किसी ने गलत तरीके से खालिस्तानी कह दिया, गांव में अंदर नहीं जाने दिया, पार्लियामेंट में जवाब नहीं दिया, लोग भारत छोड़ के जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, व्यक्ति विशेष को फेवर दिए जा रहे हैं, तो क्या हम देश को तोड़ देंगे? जी। क्या मेरी अपनी पॉलिटिकल पार्टी जमातें इस्लामी बन जाएंगी और ISI के हाथ में खेलना शुरू कर देंगे? क्या हमारी ऑपोजिशन पार्टी इतनी कमजोर है? मेरे लिए नहीं होनी चाहिए जी। ये कमजोरी नहीं हो सकती। जब मुसीबत आती है तो देश पहले होना चाहिए, पॉलिटिक्स जरूर होना चाहिए। मैं कहूंगा हर आदमी का हक है कि वो कुछ बोल दे, उसमें इसके देशद्रोही की कोई बात नहीं। हमारे अपने लोग हैं। अगर वर्मा जी ने एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे दी थी, मेरे अपने लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं है कल से ये पाकिस्तानी हो गए। गलत बोल दिया, उन्हें ठीक किया जा सकता है जी, कोई बड़ी बात नहीं। अब आगे बात जो आपने कहा है कि इसका हम पर क्या असर पड़ेगा, इसका हमारे ऊपर ऑलरेडी असर पड़ रहा है। पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। एक सेकंड मेरी गलती जी। वो जो व्यक्ति विशेष वाला जो कमेंट है, जनाब जरा मुझे बताइएगा, ये तीस्ता वाटर जो है वो शेख हसीना के घर जाता है? क्या बांग्लादेश को बेनिफिट नहीं मिलता है? जो हम एलोकेशन कर रहे हैं, चाहे हम वो श्रीलंका के लिए करें, नेपाल के लिए करें, भूटान के लिए करें, बांग्लादेश के लिए करें, मालदीव के लिए करते हैं अपने बजट में, इसका फेवर सिर्फ उसके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को जाता है? आम जनता को भी जाता है सर, सिर्फ आम जनता के लिए ही दिया जाता है जी। आपके जो रिलेशन और पर्सनल केमिस्ट्री है वो चीजों को अच्छा कर सकते हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो सारा का सारा पैसा किसी एक व्यक्ति विशेष को जा रहा है। मुझे लगता है हम सब लोगों को इसके ऊपर बड़ी ध्यान से बात करनी चाहिए। इंटरनली हम एक दूसरे को क्यों नहीं वार्न कर सकते जी? क्यों नहीं एक पार्टी एक ऑपोजिशन से बोल सकती कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस पर अटैक नहीं होने देंगे, प्राइम पार्लियामेंट पर अटैक नहीं होने देंगे जी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उसको दूसरी तरफ से ही क्यों देख रहे हैं कि ग्लास कितना खाली है? बात आ गई कि क्या सिचुएशन खराब होगी या नहीं होगी। सिचुएशन जरूर खराब होगी अगर बांग्लादेश और उसकी फौज ISI के हैंड में प्ले कर गई। ऐसा अब तक मुझे इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि जो भी हिंदुओं के अगेंस्ट, इसको भी बड़ी जिम्मेदारी से समझिए, जो अभी तक हिंदुओं के अगेंस्ट हो रहा है, लूटपाट हो रही है, मॉब मेंटालिटी हो रही है जी, सेलेक्टिवली किलिंग्स नहीं हो रही, और इस तरह का जब माहौल बनता है, लूटपाट होना कोई बड़ी बात नहीं है। US में भी हुई है, ब्रिटेन में भी होती है जी, कोई बड़ी बात। लेकिन यस, मुझे लगता है हमारी फौज ने ऑलरेडी कर दिया है। मैं आपको बता भी सकता हूं जिम्मेदारी से कि हमने बांग्लादेश आर्मी के साथ ये बातचीत करी है कि यस, इससे रिलेटेड बांग्लादेशी में किसी भी कम्युनिटी के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं होना चाहिए, और अगर होते हैं तो ये समझा जाएगा कि आप ISI और चाइना के हाथ में खेल रहे हैं, और इसका खमियाजा आप ही के देश को ज्यादा उठाना पड़ेगा। हमारी तो औकात है कि हम 1.5 करोड़ लोगों का शायद वजन ले लें। आप अगर चाइना के नीचे आ गए तो आप तो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, आप वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे जी, तो कर लेंगे जी, लेकिन फिर भी मानवता के तौर पर ये उस कम्युनिटी का जो बांग्लादेश के हिंदू है उसका हक बनता है, और जो हम मिलाकर रहेंगे कि वो अपनी उसी बांग्लादेश में सेफ और सिक्योर रहे, क्योंकि ये हमारे लिए भी एक धर्म संकट पड़ जाएगा मानवता के तौर पर कि सिर्फ हिंदू को फिल्टर करके ले लेंगे और जो बेचारा मुसलमान सफर कर रहा होगा उसको नहीं लेंगे। ऐसा हो सकता है? ये हमारे कैरेक्टर में नहीं। अदरवाइज आप बता दीजिए 71 के बाद जो जनता हमारे पास आई बांग्लादेश से, हमने कैसे ले लिया उन्हें? आज तक हम उन्हें पाल रहे हैं, हम उन्हें वापस भेजना चाहते हैं, लेकिन नहीं, हो नहीं पा रहा। सो ओवरऑल अगर आप देखें सिचुएशन 2 सेकंड में कंट्रोल में आ जाएगी अगर वहां की आर्मी करना शुरू करे अपने देश के लिए।
ISI के लिए नहीं। जी, तो ये हो कैसे गया? अगर आर्मी ने मतलब इसमें कुछ एक्शन नहीं लिया, आपने कहा कि लोग उस आर्मी के वाहन में चढ़े हुए हैं, आर्मी मैन गाड़ी चला रहा, जो आर्मी के चीफ थे वो तो हसीना जी के बड़े निकट थे, उनके रिश्तेदार थे, उनकी बहन के दामाद थे, फिर क्यों हो गया इस तरह? जो चीफ थे मैंने पाकिस्तान जैसा मैंने आर्मी तख्ता पलट देती है, क्या उनकी भी मिली भगत रही है जो उनके दामाद थे आर्मी चीफ? मैं ये जरूर कहूंगा कि बांग्लादेश भी इसका मूक दर्शक बनी रही, तो इसे पॉलिटिकली एग्रीवेट होने दिया। अगर आप बांग्लादेश का पिछला हिस्सा देखें तो एक तरह से वहां पर मार्शल लॉ लग चुका है और सॉफ्ट कूप और से पहले भी हो चुके हैं, 5 बार हो चुके हैं, ये पहली बार नहीं है जी। सबसे बड़ी बात जब आती है वो ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से नहीं देखना चाहिए, ये देखना चाहिए हमारे को कि क्या, क्योंकि देखिए वही वाली बात होगी जो आप कह रहे हैं कि जस्ट वो उनका रिलेटिव है इसलिए वो उनकी साइड नहीं देखा, नहीं, उसने देखा और उसने अनाउंस किया, जो कि हसीना ने भी बोला था कि मैं गोली चलाने की इजाजत नहीं दे रही जी, और आर्मी ने गोली नहीं चलाई। इसलिए हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर जो बोल्डनेस आ गई, लिबर्टी ले ली कि फौजी गाड़ी के ऊपर आप चढ़ रहे हैं, डांस कर रहे हैं और फौज उसे टॉलरेट कर रही है जी। ये सबसे बड़ी बात है जिसको मैं आज कहता हूं कि बांग्लादेश आर्मी को खड़ा होना पड़ेगा। आफ्टर ऑल 2.25 लाख की आर्मी है और अगर ये 40-50 हजार लोग खड़े भी हो जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं 2 लाख लोग भी खड़े हो जा रहे हैं, अपनी फौज के आगे कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं करता है। जी चलिए विभूषण जी, बहुत कुछ आपने सुन लिया कि कम से कम बांग्लादेश से कंपेरिजन तो नहीं करना चाहिए। या अगर राजीव चक्रवर्ती जी की बात अलग भी कर दे तो हमारे जो कर्नल साहब हैं, विशेषज्ञ है, रक्षा विशेषज्ञ है, तनुज दीक्षित जी जो तटस्थ राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे पत्रकार वकील जी, उन्होंने भी कहा कि जो भी कांग्रेस के बयान एक तरह से परोक्ष रूप से कहा, उन्होंने प्रत्यक्ष नहीं कहा, परोक्ष रूप से तो कहा ही कि इस तरह के बयान निश्चित तौर पे हमारे देश की आंतरिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाले बयान है। निश्चित रूप से त्रिपाठी जी कई बातों से सहमत हूं, लेकिन मैं सबसे पहले राजीव जी की बात का जवाब देना चाहता हूं आईएसआई एजेंट और आईएसआई के बारे में। कांग्रेस का कोई भी नेता और कोई कार्यकर्ता आईएसआई एजेंट के लिए मकबरी करता हुआ नहीं पकड़ाया। राजीव जी बता दूं कि आईएसआई एजेंट और मकबरी करते हुए आप ही के आरएसएस के आदमी ध्रुवनारायण सक्सेना पकड़ाए थे भोपाल से ही। तो आप ये क्रियाकलाप आपके पार्टी के अंदर होता, हमारी पार्टी में तो नहीं होता। हमारी पार्टी में देश के प्रति खून बहाने के लिए और अपने देश के नागरिक के लिए जी जान से जुटने के लिए काम करने का काम हम लोग पहले करते हैं। आपके नेता भारत के खिलाफ मेरी बात सुन लीजिए पहले राजू जी, जिस आईएसआई एजेंट की बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा मुखबिरी और आप ही लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते। रही बात इस देश में नागरिक की बात, सक्सेना का जिसकी आप बात कर रहे हैं उनका कोई प्रूफ नहीं मिला। जो पकड़ाया मेरी बात सुनिए जी। रही बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के लिए इस देश की सरकार को बहुत जल्दी से निर्णय लेना चाहिए कि उस देश में बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुस्तान का नागरिक है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, क्या उसको लाने के लिए व्यवस्था करेगी या नहीं करेगी। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता लगातार जो 10 साल से भड़काऊ भाषण दे रहे हैं किसी संप्रदाय और जाति और उसके खिलाफ में, इस प्रकार की भाषाओं को अगर भड़काना बंद नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे इस देश में भाई भाई का जो नारा है हम लोगों का, जो भाई में हिंदुस्तान में हम लोग जब कभी विदेश जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति विदेश जाकर ये नहीं कहता कि मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख हूं, ईसाई हूं। वो एक ही बात कहता है कि हम इंडियन है, भारत के नागरिक है। उसी प्रकार से हर भारतीय जनता पार्टी के नेता को, कांग्रेस के लोगों को और अन्य पार्टी के लोगों को भी ये बात समझ लेना चाहिए कि जो भारत में नागरिक है, जो मतदाता है, जिसके पास आधार कार्ड आपने दिया है, वो इस देश का नागरिक है। वो किसी जाति और किसी संप्रदाय के लिए काम नहीं कर रहा, वो इस देश के नागरिक और देश के लिए काम कर रहा है। जिस प्रकार की भाषा का उपयोग भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं कि जिसको भारत में रहना है उसको जय श्री राम बोलना पड़ेगा, अगर जय श्री राम नहीं बोलेंगे उसको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। इस प्रकार के 10 साल से लगातार भाषण वीडियो मैं राजीव जी आपको भेज सकता हूं कि आप किस संप्रदाय के खिलाफ लगातार भड़काने काम करते हैं। इसके पहले 1990 के पहले आप क्रिश्चियन समाज के खिलाफ लगातार चलते रहे, इसके पहले आदिवासी के खिलाफ चले आप लोग, इसके पहले दलित के खिलाफ चले, आज आप मुसलमानों के खिलाफ चल रहे हो। इस भारत में हर व्यक्ति को
संविधान के तहत, लोकतंत्र के तहत रहने की आजादी है और स्वतंत्रता है, कुछ भी बात करने की, कुछ भी पूछने की, सवाल करने की। यहां पे सवाल करते हैं जब जो कांग्रेस के अंदर होता है कि साहब कांग्रेस में अंदर जो आदमी भ्रष्टाचारी है, देशद्रोही है, वो कांग्रेस में तो देशद्रोही है, आपकी पार्टी में आता है तो अचानक वो साहूकार हो जाता है, सबसे समाज सुधारक बन जाता है। इस प्रकार की भावना सरकार, केवल सरकार भर बना लोगे आप लोग, सरकार बनाने का काम अलग है, देश चलाना और देश में शांति की व्यवस्था बना के रखना ये केंद्र सरकार की और विपक्ष सबकी जवाबदारी रहती है। विपक्ष को लेके साथ चलो तो इस देश का नाम रोशन होगा। अमेरिका, जापान, सभी लोग इस भारत को जो बोलते हैं कि सभी देश के नागरिक समान रूप से इस 1.25 करोड़ लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो वो जो भावना के तहत भारत देश बसा है, उस भावना को तोड़ने का। ब्रजभूषण जी बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन उसका आज की स्थिति में बांग्लादेश से तो आपके बड़े नेता सज्जन सिंह वर्मा मंत्री रहे हैं, वहां सलमान खुद विदेश मंत्री रहे हैं, उनको इस तरह से कंपेरिजन तो नहीं करना चाहिए ना। उन्होंने ये नहीं कहा कि घर में प्रधानमंत्री घर में घुस जाएंगे, उन्होंने बोला कि संभावनाएं अगर इस प्रकार की भाषाओं का दुरुपयोग अगर ये लोग भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी तो निश्चित तौर पे यहां भी हालत होने वाले हैं, यही बोला ना उन्होंने। अगर इसको सुधार करे ना भारतीय जनता, मैं अभी कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, कोई आम नागरिक नहीं बोलता, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता जब इस बात की बात करते, मेरे पास वीडियो है, आपके सांसद प्रतिनिधि जो चुनाव टिकट मांगते हैं वो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, मस्जिद की तरफ तीर दिखाते हैं। तो भारत में मस्जिद तो भारत में ही है ना, गुरुद्वारे भी भारत में, और हमारे यहाँ चर्च भी भारत में। हर संप्रदाय को स्वतंत्रता के साथ रहने का अधिकार है और इस संविधान के तहत अगर वो पालन नहीं कर रहा तो सरकार को अधिकार है कि वो संविधान का पालन कोई भी समाज का व्यक्ति हो, कोई भी जाति का। राजीव जी हमारा समय कम है, अभी हमें फिर तनुज जी से के पास जाना है और वकील जी के स्पष्ट टिप्पणी सुनना है। राजीव जी, देखिए ब्रजभूषण जी बार बार कह रहे थे कि इस प्रकार से गलतियां हुई। मैं तो सबसे पहले कर्नल साहब को हेड्स ऑफ करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं कि बहुत संक्षिप्त भाषा में उन्होंने कह दी कि भारत की स्थितियां अलग है, बांग्लादेश की स्थितियां अलग है, भारत की सेना तैयार है, जोश में है। और जो बांग्लादेश की परिस्थितियां हुई, मतलब शेख हसीना जी अगर फ्रीडम फाइटर लोग को आरक्षण दे रहे थे तो आप मानते गलत है। भारत में आज भी फ्रीडम फाइटर के वंशजों को आरक्षण दिया जाता है, यानी आपको गलत लगता है। अगर बांग्लादेश में राष्ट्रपिता की मूर्ति तोड़ी जा रही है, यानी आपको बड़ा अच्छा लग रहा है कि आने वाले समय में अगर ऐसे अराजक तत्व आते हैं हमारे महापुरुषों की मूर्तियां तोड़े तो आपको अच्छा लगेगा। यानी आप एक प्रकार से धमकी दे रहे हैं कि यहाँ पे क्यों भाजपा की सरकार, क्यों एनडीए यूपी की सरकार है, आपको बड़ा दुख लग रहा है। और आपको वो घटना भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि वहां पर जो विपक्ष थे अवामी लीग से लेकर तमाम मुस्लिम कट्टरपंथी वो राष्ट्रपिता की मूर्ति को तोड़ रहे हैं, नहीं आपको आनंद आ रहा है। यानी इस अराजकता को अगर आप सल्यूट करते हैं तो इससे निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा कि विवेक शून्य मत होइए, सत्ता के हवस में अपने देश की वातावरण को किसी दूसरे देश के साथ कंपेरिजन मत करिए। ये देश आपका भी हमारा भी, हम सब का है, बारी बारी से इस देश में सत्ता के माध्यम से सेवा करते हैं। लेकिन सूडान की तुलना, पाकिस्तान की तुलना, इराक की तुलना, बांग्लादेश में आज कुछ हो गया, उलेमाओं ने उस पर कब्जा कर लिया, उसकी तुलना भारत से करते हैं, वैसा मत करिए। ये देश आपका भी है, हमारा भी है। और कम से कम ऐसे बयान देकर जो अराजक तत्व है भारत के अंदर उनको आप सपोर्ट मत करिए, क्योंकि ऐसा होता है कि जो एक कहावत है ना कि भस्मासुर, बहुत अच्छा लगता था लादेन अमेरिका को, लेकिन जब वहां ट्विन टावर में हमला हुआ तब अमेरिका उस लादेन को खोजने लगा और कहां पकड़ाया, उसी पाकिस्तान के पास जिसको लगातार रसद देता रहता है, अपनी जंगी बेड़ा भेजने की बात करता है। तो देखिए ऐसे भस्मासुरों को अगर आपको बड़ा अच्छा लग रहा है कि मोदी जी के घर में घुस जाएंगे, संसद में घुस जाएंगे, बड़ा आनंद आ रहा है आपको, लेकिन जिस दिन वो आपके नेताओं के ऊपर भी अटैक करेंगे तब आपको बड़ा दुख होगा। तो इसीलिए भगवान के नाम से लोकतंत्र का मंदिर है, लोकतंत्र की पीढ़ियां चल रही है यहाँ पे, इस प्रकार से बयान देकर आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मॉरल सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये मत करिए। लोकतंत्र से चलता है, यहाँ का 75 वर्ष का लोकतंत्र बहुत शानदार लोकतंत्र है, तो इसीलिए वहां की तुलना यहाँ से मत करिए। और अगर शेख हसीना पदस्थ हुई है, आप अगर प्रसन्न हैं तो आपकी प्रसन्नता को मैं नमन करता हूं, मत होइए प्रसन्न, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है कि लोकतंत्र से चुनी हुई देश थी, उनको चौथी बार मिला था मैंडेट, और जो भी हो मैंडेट में कुछ डिस्प्यूट हो, दूसरे लोगों ने भाग नहीं लिया, आप खुश हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भारत 29 राज्यों का बहुत बड़ा देश है और उसके सामने हमारी सेना तैयार है, ऐसा कभी स्थिति नहीं आएगी भारत में। और
आप अगर खुश हो रहे हैं तो आप अपनी खुशी को अपने तक रखिए, जुबान पर मत लाइए, ये अच्छी बात नहीं है। इसमें तमाम बार बार वो विध्वंसककारी जो लोग हैं उनको खुशी मिलती है। चलिए तनु जी इसके दूरगामी परिणाम क्या होने वाले हैं? देखिए त्रिपाठी जी, आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि जिस तरीके से बांग्लादेश जो है वो शुरू से देखिए आर्मी से बहुत प्रभावित रहा है। पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जैसे पाकिस्तान का एक अलग प्रभाव है, आर्मी जो है सत्ता और सरकार चलाती है, आवाम बाद में आती है, ठीक वैसा ही हालात बांग्लादेश के भी रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब केयर टेकर के रूप में सरकार चलेगी। पहले भी जब आपको ध्यान दिला दूं, जब पहले मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के एक संस्थापक नेता भी रहे हैं, जब उन्होंने बांग्लादेश में जब उनको 5 साल बाद यानी सन 1975 में 71 में बांग्लादेश बना, तो 75 में उनको और उनके समस्त परिवार का एसेसिनेशन हुआ था। 17 लोग मारे गए थे। सिर्फ जो है शेख हसीना और उनकी बहन जो कि बाहर विदेश में थे, वो दोनों बचे थे। और उसके बाद में जो 5वें राष्ट्रपति थे बांग्लादेश के, 5वें राष्ट्रपति जियाउर रहमान, उनको भी एसेसिनेशन में 1985 में मारा। देखिए बांग्लादेश के हालात एक अलग है। वहां बांग्लादेश राइफल जो कि बाद में बीजीबी बनी, एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जैसा काम करने वाली सेना है, उसका जो वहां पर आप देखिए कि इम्प्लीमेंटेशन शुरू से है। और निचले स्तर के जो अधिकारी है वो अपने अधिकारियों का भी कई बार कत्लेआम कर चुके हैं। ऐसी घटनाएं सार्वजनिक है। अभी भी 469 मौतें हुई हैं। और बांग्लादेश की परिस्थिति से भारत का कहीं से कहीं तक कोई तुलनात्मक रूप नहीं है। आगे की परिदृश्य यही है कि एक से बयान है और इन बयानों से लोगों को उकसाने का एक प्रयास है, जो कि निश्चित रूप से मेरे नजर में बिल्कुल गलत है। और मुझे लगता है कि जो स्थिति भारत की है, शांति की है, चैन की है, इतने बड़े 1.25 अरब की आबादी वाला, 125 करोड़ की आबादी वाला ये देश है, और इस देश की एक महानता अलग है, इसके विचार अलग है, इसके संस्कार अलग है, इसकी संस्कृति अलग है। तो किसी भी रूप में बांग्लादेश या अन्य किसी देश से इसका तुलना करना, ये इसका अपमान है, भारत माता का अपमान है। जी त्रिपाठी जी, तो आप सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं, मैं थोड़ा सा बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा कि जिस तरह से ये बात चल रही है, हमारे कर्नल साहब ने भी कहा 1 करोड़ 35 लाख की आबादी है हिंदुओं को, हालांकि सब तो नहीं, लेकिन जो स्वेच्छा से आना चाहें कि हाँ मैं असुरक्षित हूं, मैं हिंदुस्तान जाना चाहता हूं, पहले से ही नेशनलिटी CIA इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही है, तो क्या उनको यहाँ हिंदुस्तान में रहने की अनुमति किस आधार पर मिलेगी? आपको बता दूं, 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1975 के पहले आए हुए जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों को, जितने भी लोग जो माइग्रेंट होकर के आए हैं बांग्लादेश से भारत में, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन ऑलरेडी जो है लंबित है। सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A के तहत, सिटीजनशिप एक्ट 1955 की धारा 6A के तहत ये मामला अभी भी सुनवाई फाइनल्स की हेयरिंग बाकी है और जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आना बाकी है। अभी भी देश के अंदर एक आधिकारिक जो आंकड़े हैं उसके अंदर 20 लाख से ज्यादा माइग्रेंट्स इस समय बांग्लादेशी माइग्रेंट्स जो है भारत के अंदर मौजूद है। तो देखिए आने वाले समय में इनको क्या परमिशन मिलती है, या कल को कोई और माइग्रेंट्स यानी और भी शरणागति अगर आते हैं बांग्लादेश से, तो उनके लिए यूएन का इंटरफेरेंस होगा और सरकार क्या स्थिति के आधार पर क्या निर्णय लेगी और कोर्ट क्या मान्यताएं देगी, तो समय आने पर ही हम चर्चा कर पाएंगे इस पर। जी बिल्कुल तनु जी, बात है तो और बहुत ही क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन समय चूंकि समाप्त हो रहा है, इसलिए वकील जी इस पूरे मुद्दे पे आपके हमें एक क्या कहते हैं, उपसंहार कहते हैं हिंदी में, आपकी टिप्पणी चाहिए। देखिए मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि ये बहुत संवेदनशील मामला है। एक तरह से इस बांग्लादेश के माध्यम से भारत की कूटनीति और राजनीति की टेस्टिंग हो रही है। दरअसल इसमें हमको जो है चतुराई से निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमको इनडायरेक्टली घेरने की कोशिश की गई है, पूरी तरह से भारत को घेरने की कोशिश की गई है, और हमको बड़ी चालाकी से या चतुराई के साथ में इस षड्यंत्र को विफल करना पड़ेगा। ये बेकार की बयानबाजी और बहुत हल्के दर्जे के बयान देने से कोई मतलब नहीं है। ये आपके छोटे मोटे स्वार्थ हो सकते हैं, ये देश की प्रतिष्ठा का सवाल है, देश की विश्वसनीयता का सवाल है, देश के नेतृत्व की प्रतिष्ठा का भी सवाल है। तो हमें इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और जहां तक बांग्लादेश की ताकत का सवाल है, तो बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है, तो हम पर उस तरह का कोई खतरा नहीं है। और 2009 में भी ऐसी स्थिति आ चुकी थी, जब प्रणब मुखर्जी रक्षा मंत्री हुआ करते थे, तब भारत को धमकी देनी पड़ी थी कि अगर तुम लोगों ने ये काम ठीक से नहीं किया तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो बांग्लादेश भारत का कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये वहां की आगे की सरकार कैसी बनती है, भारत से उसके कैसे रिश्ते रहते हैं, हम बांग्लादेश को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे उसमें बड़े व्यापारिक संबंध भी हैं। तो ठीक है, हसीना आज नहीं है, कल कोई दूसरा आएगा, लेकिन हमारे उनके बीच संबंध बने रहेंगे और बने रहना चाहिए, क्योंकि एक फ्रंट तो हमारा सुरक्षित होना चाहिए।
जी चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका, ब्रिजभूषण जी आपका, कर्नल साहब आपका, और तनुज जी आपका, और वकील जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की बांग्लादेश में तख्ता पलट को लेकर हिंदुस्तान में जारी सियासी घमासान की। भारत की गिनती दुनिया के उन देशों में होती है जहां सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन होते हैं, लेकिन इन आंदोलनों में कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी जब देश के लोकतंत्र और सरकार को हिंसक तरीके से चुनौती दी गई हो। और इसका कारण यह है कि हमारा देश के लोग यहाँ के लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। कुछ लोग जरूर सरकार के खिलाफ होते हैं, लेकिन भारत की संरचना ऐसी है कि यहाँ ऐसे तख्ता पलट नहीं हो सकते। भारत में सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से होता है और यही हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।